गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चा लोग? उम्मीद है भाई अच्छी तुम लोग की पढ़ाई चल रही होगी। ओके, तो चलो मुद्दे में आते हैं। जो ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में है उनमें उसमें आप लोग को एमसीक्यू में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, एक चीज का ध्यान रखेंगे। तो उसी कारण मैं आप लोग के लिए एक्सक्लूसिवली ओएम और एसएम के लिए यहाँ पास रिवीजन लेक्चर लाया हूँ। किसका? एमसीक्यू का, जो आपका 30 नंबर का आने वाला है न्यू एमटीबी के हिसाब से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट वेराइटीज दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन अ जॉब प्रोडक्शन इज। ये पूछना चाह रहा है कि अगर आप जॉब प्रोडक्शन करते हो तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की कितनी वैरायटी होगी। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, अगर जॉब प्रोडक्शन करते हैं तो सर हमारा लार्ज वैरायटी ऑफ द प्रोडक्शन होता था। याद है बेटा, हमने जॉब प्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ा चीज। तो लिमिट टू 2 1 सर इनकरेक्ट है। लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इज करेक्ट आंसर। 1 तो होता ही नहीं है, नॉन ऑफ द वो यहाँ पास नहीं होगा। ओके बेटा, समझ गए इस चीज को लेके? फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैरायटी दैट कैन मैन्युफैक्चर्ड इन मास प्रोडक्शन। अब बताओ बेटा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैरायटी, कितने सारे मेरे प्रोडक्ट के वैरायटी होते हैं मास प्रोडक्शन में। देखो मास प्रोडक्शन में सर लार्ज वॉल्यूम होता है, बट सर फ्यू वैरायटी इन लार्जर वॉल्यूम्स होता है। आप समझ आया कि नहीं? सर फ्यू वैरायटी, बहुत कम वैरायटी होते हैं। ओके, इन जनरल नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैरायटी दैट कैन मैन्युफैक्चर इन फ्लो प्रोडक्शन। अब बताओ बेटा, फ्लो प्रोडक्शन में सर जनरली कितने प्रकार के आपके प्रोडक्ट वैरायटी होते हैं? तो आपका होता है 1। देखो बेटा, जो आपका जॉब प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत सारे वैरायटी होते हैं। मास प्रोडक्शन में सर कुछ वैरायटी होते हैं, लार्ज वॉल्यूम में होते हैं सर। और फ्लो प्रोडक्शन में आप लोगों का सिर्फ जनरली एक ही रहता है। ओके, जनरली द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन इन जॉब प्रोडक्शन इज, मतलब साइज ऑफ ऑर्डर सर हमारा जॉब प्रोडक्शन में ऑर्डर का साइज सर स्मॉल रहता है, वैरायटी बड़ी रहती है। ओके बेटा, जनरली इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट टू, जनरली इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट टू, मतलब प्रोडक्शन कैसे होता है सर? कस्टमर ऑर्डर्स में, गवर्नमेंट ऑर्डर ओनली, फॉर स्टॉक एंड सप्लाई एंड फ्यू रिच कस्टमर। तो देखो बेटा, कस्टमर ऑर्डर में चलता है कि गवर्नमेंट ऑर्डर में चलता है कि फॉर स्टॉक एंड सप्लाई होता है कि फ्यू रिच कस्टमर होता है। तो देखो जो तुम्हारा कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है ना, वो तुम्हारा होता है फॉर स्टॉक एंड सप्लाई, मतलब सर स्टॉकिंग करो और बेच दो। ये क्या बोलता है आप लोग का? कंटिन्यूअस प्रोडक्शन बोलता है। ठीक है, इन्वेंट्री कॉस्ट पर यूनिट इन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन इज, ये बोलना चाह रहा है कि आपका इन्वेंट्री कॉस्ट पर प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट बीच के प्रोसेस में सर हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट सर हायर रहता है। ठीक है, लोअर लोएस्ट रॉन्ग है, मीडियम रॉन्ग है और नॉर्मल भी आपका रॉन्ग है। ओके, द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इज, द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब सर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कितना है मेरा कंटिन्यूअस प्रोसेस में? तो बताओ बेटा, सर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में सर हमारा ना बाकियों से तो कम रहता है, इतना मेरे को पता है। तो हायर कंपेयर टू अदर सिस्टम, नो सर लोअर देन द अदर सिस्टम, ये हम लोग का करेक्ट है। बाकी सर नेग्लिजिबल है और कैन नॉट से ऐसा कुछ आंसर होता भी नहीं है बेटा आप लोग का। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। रूटिंग एंड शेड्यूलिंग बिकम रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग का जो रूटिंग है और शेड्यूलिंग है वो कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाएगा? सर हम लोग जब ना बैच प्रोडक्शन करते हैं, जब बैच में काम करते हैं, तब हमारा रूटिंग और शेड्यूलिंग ना रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों सर? भाई रूटिंग करोगे शेड्यूलिंग करोगे बैच वाइज चलेगा ना, उसी का यहाँ पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बैच प्रोडक्शन। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज, बताओ बेटा प्रोडक्शन साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या प्रोडक्ट डिजाइन होता है? नो सर। क्या प्रोडक्शन प्लानिंग होता है? नो सर। रूटिंग भी नहीं होता बेटा, पहला होता है R&D, मार्केट का रिसर्च होता है प्रोडक्शन साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, वैरायटी रिडक्शन इज जनरली नोन एज, अब बताओ बेटा अगर आप वैरायटी को रिडक्शन करते हो तो क्या बोलते हैं? लेस वैरायटी बोलते हैं? नो सर। उसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं? क्या बोल सकते हैं? रिड्यूस वैरायटी नहीं है, नन ऑफ द बॉडी। तो आपको क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। अगर आप वैरायटी रिडक्शन करते हो तो उसको सिंप्लीफिकेशन बोला जाता है। ओके बेटा, प्रीफर्ड नंबर आर यूज टू, अब क्वेश्चन आता है सर हम प्रीफर्ड नंबर कब यूज करते हैं? टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैरायटीज दैट आर टू मैन्युफैक्चर्ड, टू टेस्ट द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, टू ascertain द क्वालिटी लेवल, टू एवेल्यूएट द प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो बेटा, पहले बात है कि प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए प्रीफर्ड नंबर यूज नहीं करते, क्वालिटी के लिए भी नहीं करते और टेस्ट डिजाइन के लिए नहीं करते। तो करेक्ट आंसर होगा तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैरायटी दैट आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ओके बेटा, ठीक। द एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर एंड मेक प्रोविजन फॉर इट इज नोन एज, मतलब सर ऐसा काम जिसमें हम लोग फ्यूचर को एसेस करेंगे उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं बेटा? सर उसको हम लोग फोरकास्ट बोलते हैं। प्लानिंग नहीं हो सकता सर, फोरकास्ट इज द करेक्ट आंसर। असेसमेंट भी नहीं हो सकता और शेड्यूलिंग भी नहीं हो सकता। ओके, फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर द सेल्स फोरकास्ट, अब क्वेश्चन आता है भाई मार्केटिंग मैनेजर के लिए सेल्स फोरकास्ट क्या चीज होता है? एस्टिमेट ऑफ अमाउंट ऑफ यूनिट सेल और अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड, arranging the salesman to different segment of market,
टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स थ्रू ट्रांसपोर्ट टू सेटिस्फाई द मार्केट डिमांड, टू प्लान द सेल्स मेथड। अब देखो बेटा, अब यहाँ पास आंसर ये आता है कि मार्केटिंग मैनेजर के हिसाब से सेल फोरकास्ट क्या होता है। तो क्या सेल्स मेथड को प्लान करना? नो सर। ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक? नो सर। क्या डिफरेंट सेगमेंट में मार्केट बढ़ाना? सर ये सेगमेंटेशन होता है, तो नो। तो एस्टिमेट ऑफ अमाउंट ऑफ यूनिट सेल ऑफ अ फ्यूचर पीरियड, स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड में हम कितना सामान बेचेंगे, ये सेल फोरकास्ट होता है मार्केटिंग मैनेजर के लिए। ओके, ठीक। द टाइम हॉरिजन सिलेक्टेड फॉर फोरकास्टिंग डिपेंड अपॉन। अब एक बात बताओ बेटा, आपको टाइम हॉरिजन सेलेक्ट करना है कि सर मेरे को शॉर्ट टर्म लूं, लॉन्ग टर्म लूं, मीडियम लूं। तो मेन होता है सेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, नो। सेलिंग कैपेसिटी, नो। पर्पस ऑफ दिस फोरकास्ट इज मेड, और टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन साइकिल। देखो सी और डी में आपका ऑप्शन हो सकता है, ए और बी तो नहीं है। देखो सबसे पहले मेन मुद्दा होता है कि आप किस चीज के लिए फोरकास्ट बना रहे हो। सर अगर आप ना मैन पावर की रिक्वायरमेंट के लिए बना रहे हो कि उसमें कितना वर्कलोड है, सर शॉर्ट टर्म होता है। तो मेनली जो डिपेंड करता है वो आपका होता है पर्पस, आप किस पर्पस के लिए बना रहे हो। सपोज अब मैं बोलता हूं कि मैं रिलायंस का मालिक हूं सर, मैं जियो स्टेब्लिश करना चाह रहा हूं, तो शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता ना, ये जियो को नया मार्केट बनाया तो लॉन्ग टर्म होगा। तो मेनली बोर्ड बेस्ड रहता है कि मैं किस चीज के लिए फोरकास्ट लाने वाला हूं, उस हिसाब से टाइम हॉरिजन सेट होगा। फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, अब बताओ बेटा प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए आपका कौन सा फोरकास्ट यूज होता है। देखो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट इज नॉट यूजफुल। देखो ये तो नहीं हो सकता। देखो बेटा लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के लिए होता है, स्ट्रेटेजी के लिए होता है, मीडियम टर्म भी नहीं होता। आपको शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए आपको शॉर्ट टर्म यूज होता है। इन जनरल मीडियम रेंज फोरकास्ट प्लानिंग विल बी अप्रोक्सीमेटली, मतलब जनरली आपका मीडियम रेंज प्लानिंग कितना होता है सर, 3 से लेके 6 मंथ तक हमारा मीडियम होता है। ओके, द रेंज ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग पीरियड में भी अप्रोक्सीमेटली सर 1 साल, अबाउ 5 ईयर्स, 1 to 2 वीक्स, 2 to 3 मंथ्स। देखो ए बोलता है 1 से लेकर 2 हफ्ता नहीं होता सर, 2 से 3 मंथ भी नहीं होता, 1 ईयर भी नहीं होता बेटा, अबाउ 5 ईयर्स तुम्हारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। इससे कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक। टू प्लान फॉर फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट, अब बताओ बेटा फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट के लिए करना है, वर्कलोड के लिए नहीं करना। तो ध्यान देना बेटा, अगर वर्कलोड कितना होगा करोगे तो शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन तुम फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट फ्यूचर में कितना चाहिए बेटा, तो ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म होगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। लॉन्ग रेंज फोरकास्ट इज यूजफुल इन, अब बताओ बेटा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट किस चीज में होगा। प्लान फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शेड्यूल जॉब इज शेड्यूल जॉब प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इन परचेज द मटेरियल टू मीट द प्रोडक्शन प्रेजेंट प्रोडक्शन डिमांड नहीं हो सकता। टू एसेस मैन पावर रिक्वायर्ड इन कमिंग मंथ नहीं हो सकता सर, तो शॉर्ट टर्म होता है। तो प्लान फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो मार्केट रिसर्च रहता है, ये आप लोग का लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग होता है बेटा। ठीक। मीडियम रेंज फोरकास्टिंग यूजफुल इन, अब बताओ बेटा मीडियम रेंज कब होता है। टू एसेस द लोड कैपेसिटी ऑफ द मशीन, नहीं सर। टू परचेज अ मटेरियल फॉर नेक्स्ट मंथ, सर ये भी नहीं हो सकता। टू प्लान फॉर कैपेसिटी एडजस्टमेंट, देखो बेटा जो कैपेसिटी एडजस्टमेंट होता है सर 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना में ऐसा हो सकता है, तो इसको मीडियम आप बोल सकते हैं। ओके। टू डिसाइड वर्कलोड फॉर मैन एंड मशीन, अगर आपको वर्कलोड डिसाइड करना है मैन और मशीन के लिए, तो अभी मैंने बताया था बेटा उसके लिए आपका शॉर्ट टर्म यूज होगा। लेकिन आप प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर मैन पावर के लिए, तो आपका लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन डिसाइड कर रहे हो वर्कलोड फॉर द मैन, आपका शॉर्ट टर्म होगा। ओके। इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फोरकास्टिंग प्रोडक्शन इज, बताओ इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंटल चेंजेस, नो। अवेलेबिलिटी कैपेसिटी ऑफ द मशीन, देखो बेटा तुम फोरकास्ट कर रहे हो सर कि हमको 1 महीने में 1 लाख प्रोडक्शन करना है, भाई तुम्हारी मशीन गिन के 100 ही प्रोडक्शन कर रही है। तो देखो सबसे बड़ा बात है कि अवेलेबल कैपेसिटी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपको फोरकास्ट करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोसेस टू द रॉ मटेरियल टू ऐड यूज वैल्यू, मतलब एक टेक्नोलॉजी और प्रोसेस जैसे रॉ मटेरियल में तुम वैल्यू एडिशन कर रहे हो, सीधी सी बात है सर, उसी को तो हम प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। इन प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन द मटेरियल अंडरगोस, अगर आप प्रोडक्शन में डिसइंटीग्रेट करते हो तो क्या होता है, देखो डिसइंटीग्रेशन मतलब सर उसका फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में बदलाव, मतलब सर उसका फिजिकल चेंज होगा और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, उसको क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं प्रोडक्शन में। change in physical and chemical characteristic in production by service the product undergoes the change in, अब ये क्वेश्चन ये आता है कि सर द प्रोडक्ट इन प्रोडक्शन बाय सर्विस द प्रोडक्ट अंडरगोज द चेंज इन, मतलब सर प्रोडक्शन बाय सर्विस है जो प्रोडक्ट है क्या होता है, शेप और साइज, नो। शेप ऑफ सरफेस ओनली, साइज ऑफ सरफेस ओनली, नो। केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपका चेंजेस होता है। ओके। यूज ऑफ एनी प्रोसेस और प्रोसीजर डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म अ सेट ऑफ इनपुट एलिमेंट्स इनटू सेट ऑफ आउटपुट इज आल्सो नोन एज, मतलब बेटा एक प्रोसेस और प्रोसीजर है जो ट्रांसफर करता है इनपुट्स एलिमेंट्स को आउटपुट्स एलिमेंट्स को, क्या प्रोसेस बोलते हैं, तो सर हम सीधी सी बात है सो क्लियर हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स नोन है, बेटा सीधी सी बात है कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट सर ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है, पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन।
द डिजायर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट। सब बताओ बेटा बेटा कि ऑपरेशन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट की डिजायर ऑब्जेक्टिव क्या होती है। पहला ही होता है यूज चीप मटेरियल। सर चीप मटेरियल नो, टू ट्रेन अनस्किल लेवल टू मैन्युफैक्चर गुड परफेक्टली। सर ये भी हो सकता है। अर्न गुड प्रॉफिट नो, ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। सर इसको होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ऑपरेशन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट का डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव होता है बेटा। द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का आपका स्कोप क्या होता है। लिमिटेड टू प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्ट ओनली नो, लिमिटेड टू प्रोडक्शन ऑफ सर्विस ओनली नो, लिमिटेड टू प्रोडक्शन ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट ओनली नो, अनलिमिटेड कैन बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। देखो बेटा प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल कोई भी टाइप की एक्टिविटी में क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। बस अप्लाई करने के लिए आपको दायरा सेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफन प्रोड्यूसेस। अब बात आता है सर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफन क्या क्या प्रोड्यूस करता है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट यहाँ सर करता है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट लार्ज वॉल्यूम, देखो लार्ज में भी करता है स्मॉल में भी करता है। सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इन लार्ज वॉल्यूम, प्रोडक्ट एंड सर्विस इन लिमिटेड वॉल्यूम। देखो लास्ट के 3 गलत है सर, हम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट करते हैं, मे बी लार्ज और मे बी स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट सिस्टम एंड प्रोजेक्ट सिस्टम। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका प्रोजेक्ट सिस्टम और प्रोडक्ट सिस्टम डिफरेंस क्या है। प्रोजेक्ट सिस्टम द इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिक्स वेयर बाय द इन प्रोडक्ट सिस्टम दे आर मूवेबल। गलत। इन प्रोडक्ट सिस्टम द मशीनरी इक्विपमेंट आर फिक्स्ड एंड इन प्रोजेक्ट सिस्टम दे आर नॉट फिक्स्ड। देखो बेटा ये मशीनरी और इक्विपमेंट फिक्स रहते हैं प्रोडक्ट में सर, बट प्रोजेक्ट में वो लोग फिक्स नहीं होते, वो मूवमेंट होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पास बी आता है। बाकी पढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट सिस्टम प्रोड्यूस ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट सिस्टम प्रोड्यूस ओनली अनस्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। गलत है ये भी। प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी स्टॉक वेयरएज प्रोजेक्ट कैन बी स्टॉक। नो, ये तो और गलत है। समझ आया बेटा यहां तक, फिर आगे बढ़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट टू द कस्टमर फॉर्म इफेक्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम। अब बताओ बेटा कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलने वाला है अगर आपका एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम होता है। सेव मनी में भी हो सकता है सर। ही विल हैव प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन चॉइस इजीली अवेलेबल, ही गेट्स इंक्रीज यूज ऑफ वैल्यू इन द प्रोडक्ट, ही कैन गेट अ प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट। देखो बाकी सब बेनिफिट है बेटा, लेकिन प्रोडक्शन सिस्टम अगर अच्छा हो रहा है तो उसका वैल्यू इंक्रीज मिलेगी उसको, जिस प्राइस के लिए पे कर रहा है उसके लिए उसको बेटर वैल्यू रिसीव होगा। ओके ठीक, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट आर टू बी डन बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखो बेटा सबसे पहला मेन बात है कि क्वेश्चन में 2 लिखा है सर, बाकी एक ही दिया हुआ है, तो सर यहाँ पास सी ही होगा, शेड्यूलिंग एंड लोडिंग, ठीक है। फिक्सिंग द फ्लो लाइंस ऑफ मटेरियल इन प्रोडक्शन इज नोन एज, मतलब सर फिक्स करना फ्लो लाइन ऑफ द मटेरियल, मतलब फ्लो लाइन ऑफ द मटेरियल को फिक्स करना बेटा, अब इसको रूटिंग बोलते हैं। द एक्ट ऑफ रिलीजिंग द प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब सर अगर आप प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बोल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आप लोग डिस्पैचिंग बोलते हैं। याद रहेगा बेटा, ठीक। The activity of specifying when to start the job and when to end the job is known as, मतलब ऐसा एक्टिविटी जो बताता है कब आपको काम को शुरुआत करना और कब खत्म करना, उसको आप लोग बोलते हैं शेड्यूलिंग। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट कम्स अंडर। अभी क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है। सर ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंडर तो आना चाहिए। एक होता है तुम्हारा प्लानिंग, नो, मैन्युफैक्चरिंग करेक्ट आंसर है, पर्सनल डिपार्टमेंट नहीं, R&D भी नहीं, ठीक है। जॉब प्रोडक्शन वी नीड, जॉब प्रोडक्शन में हमको क्या चाहिए सर, मोर अनस्किल्ड लेबर। सर ऐसा कुछ होता भी है क्या, स्किल्ड लेबर हो सकता है, सेमी स्किल्ड लेबर, ओल्ड पीपल, नो। तो आपको करेक्ट आंसर होगा बी, भाई आपको जॉब प्रोडक्शन सिस्टम में आपको स्किल्ड लेबर चाहिए। ओके, इन कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वी नीड, कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या चाहिए, जनरल पर्पस मशीन और स्किल्ड लेबर। ओके, स्पेशल मशीन टूल्स है, हाईली स्किल्ड लेबर, यस सर ये हो सकता है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन अनस्किल्ड लेबर नहीं, जनरल पर्पस मशीन और अनस्किल्ड लेबर नहीं। देखो बेटा जॉब प्रोडक्शन सर लार्ज वैरायटी में रहता है, तो स्पेशल मशीन टूल चाहिए आपको और हाईली स्किल्ड लेबर भी चाहिए, ठीक है। मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर द जॉब प्रोडक्शन, देखो बेटा अगर आप जॉब प्रोडक्शन करते हो तो आपके लिए प्रोसेस लेआउट सबसे अच्छा साबित हो सकता है, ठीक है। मोस्ट सुटेबल लाइन लेआउट फॉर द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, अगर आप कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करते हो तो सर उसके लिए आपका लाइन लेआउट मतलब सर ऐसा लेआउट रहता है जिसमें सब प्रोडक्शन आपके वर्क सेंटर एक जगह लाइन में अलाइन रहते हैं एक साथ। वन ऑफ द प्रोडक्ट एग्जांपल फॉर अ लाइन लेआउट, लाइन लेआउट के लिए मतलब सब प्रोसेस टू प्रोसेस लाइन तरीके से होता है सर, उसका एग्जांपल मैंने सीमेंट बताया था, आपको याद होगा। रिपेयर वर्कशॉप नो, वेल्डिंग शॉप नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं, आपका करेक्ट आंसर होगा सीमेंट। The act of going round the production shop to note down the process of work and feedback the information, देखो एक्ट ऑफ गोइंग राउंड द प्रोडक्शन शॉप टू नोट डाउन द प्रोग्रेस, मतलब सब प्रोग्रेस को चेक करना और फीडबैक लेना इंफॉर्मेशन में, सर उसको हम लोग फॉलो अप बोलते हैं।
ठीक है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज अनदर नेम गिवन टू, अगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट होता है सर उसको मूविंग एवरेज, नो सेमी एवरेज, ट्रेंड लाइन, सर उसको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज, मतलब सर इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इन्वेंटरी मैनेजमेंट का? टू कैलकुलेट EOQ फॉर ऑल मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है टू गो इन पर्सन टू मार्केट एंड परचेज द मटेरियल, सर ये भी में भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा बाकी देखते हैं बाकी लोगों में वेटेज कितना आ रहा है। टू एम्प्लॉय द अवेलेबल कैपिटल इफिशिएंटली एज टू यील्ड मैक्सिमम रिजल्ट, सर ये हमारा आंसर हो सकता है। सर इस तरीके से आप करोगे ताकि आप मैक्सिमम यील्ड ले सको। सर वंस मटेरियल इशू टू द डिपार्टमेंट पर्सनली चेक हाउ दे आर यूज, तो भैया हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, कि हम इस तरीके से करेंगे ताकि अवेलेबल जितना कैपिटल है वो अच्छे से आपका यूज हो सके। द बेस्ट वे ऑफ इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज, मतलब सर हमारा बेस्ट वे क्या है कि हम प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बढ़ा सके। Purchase automotive machine, effective labor control to use good financial management, productivity of capital is to increase through effective material management। देखो बेटा कैपिटल का प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ ताकि आप इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट के थ्रू जा सको। MRP स्टैंड फॉर, सर MRP मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है। ठीक है। JIT सर जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन होता है, आपके MCQ में आया था टेस्ट में, याद होगा। द साइकिल सिलेक्टेड इन बैलेंसिंग अ लाइन मस्ट बी, मतलब सर द साइकिल टाइम selected in balancing a line must be greater than the smallest time element given in the problem, must less than a highest time element given in the problem, must be slightly greater than the highest time element given in the problem, left to the choice of the problem solver। देखो बेटा ये तो नहीं हो सकता। साइकिल टाइम एक्चुअली क्या होता है पता है, हाईएस्ट टाइम से आप स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, जो आपको एलिमेंट में दिया हुआ है उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, आपका स्लाइटली वो होता है आप लोगों का साइकिल टाइम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा सी 50। द लीड टाइम इज द टाइम। अब क्वेश्चन ये आता है कि बेटा हमारा लीड टाइम होता क्या है? सर लीड टाइम वो होता है सर कि टाइम बिटवीन हमने ऑर्डर किया और मटेरियल हमको कब मिला, वो हमारा होता है लीड टाइम। इसके बीच में हमको सर कुछ ना कुछ बफर स्टॉक रखना पड़ता है। टू place holder for material, no. Time of receiving material, the time between receipt of material and using the material, no. The time between placing the order and receiving the material, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का आपका MCQ का यहाँ पार्ट 1 खत्म होता है। तो बेटा मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि MCQ लर्न करना समझना चालू कर दो, वीडियोस अच्छे से देखो भाई। 30 नंबर का आने वाला है, इसमें 30 में अगर 25 ला लेते हो भाई तो उधर 15-20 नंबर लाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा प्रैक्टिकल्स और बाकी सब्जेक्टिव्स में। ठीक है बेटा, बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ भी डाउट्स होता है तो जरूर कॉन्टेक्ट करो। थैंक यू।